कल मैं आपको पाठ 2 इतिहास में यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के बारे में समझा चुका था। उसमें से जो पाठ शेष रह गया था उसको आज मैं समझा रहा हूँ। इसमें हम लेते हैं पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। कौन सा लेते हैं? पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। इस दौर में रूसी सेना विश्व की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना थी। यानी इस समय रूस की जो सेना थी सबसे बड़ी हथियारों से लैस सेना बनी। सेना ने जार के प्रति निष्ठा बदलकर अपनी निष्ठा को बदल दिया। उन्होंने क्रांतिकारियों का समर्थन किया या साथ दिया। जार की सत्ता इसी की वजह से ढह गई या हार गई। विश्व युद्ध ने उद्योगपतियों पर विपरीत प्रभाव डाला। अनाज सैनिकों के लिए सीमाओं पर भेजा जाने लगा, जिससे जनता में अनाज की कमी हो गई। जनता में रोटियों के लिए हाहाकार मच गया। 1916 में रोटी के लिए दुकानों व अन्य स्थलों पर प्राय दंगे होने लगे। जार और जारीना महारानी अलेक्सांद्रा की लोकप्रियता का ग्राफ गिरता चला गया। यानी उनकी जो स्थिति थी पहले वो उनका गिरती चली गई। अब लेते हैं पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। राजधानी पेट्रोग्राद में अमीर गरीब का विभेद बढ़ चुका था। यानी वहाँ राजधानी पेट्रोग्राद थी, उसमें गरीब अमीर की खाई काफ़ी हो चुकी थी। गरीब अमीर में काफ़ी अंतर था। मजदूरों में असंतोष था। खाद्य वस्तुओं का अकाल पड़ चुका था। खाने की चीज़ें ख़त्म हो चुकी थीं। अकाल पड़ चुका था। 22 फरवरी को फैक्ट्री मालिकों ने अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दी, अपनी फैक्ट्रियों में ताला लगा दिए और मज़दूरों ने हड़ताल शुरू कर दी। क्यों? जब ताले लग गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई तो मज़दूरों की मजबूरी हो गई और मजबूरी का कारण वो हड़ताल करने पर मजबूर हो गए। जो महिलाएं काम करती थीं फैक्ट्रियों में, उद्योगों में, उन्होंने भी उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 25 फरवरी 1917 को सरकार ने ड्यूमा को भंग कर दिया। लोग सड़कों पर उतर आए, लोग रोड पर आ गए। सरकार ने कंट्रोल करने के लिए घुड़सवार सैनिक तैयार कर लिए, लेकिन सैनिकों ने गोली चलाने से मना कर दिया। तो सैनिक भी तो जानते थे, उन्हीं लोगों में से थे और वो बगावत कर हड़ताली मज़दूरों से मिल गए। इसी शाम को मज़दूरों व सैनिकों ने सोवियत परिषद का गठन किया। सैनिकों ने एक सोवियत संघ परिषद का गठन किया। उस गठन में सैन्य कमांडरों की सलाह मानकर जार ने राजगद्दी छोड़ दी। जो उसके कमांडर थे, सेना के जो कमांडर थे, उन्होंने सलाह दी कि आप अपनी गद्दी को छोड़ दें। इस प्रकार सोवियत व ड्यूमा के नेताओं ने अंतरिम सरकार बना ली और अपनी एक सरकार बना ली। सोवियतों का गठन पेट्रोग्राद सोवियतों के ढंग पर ही अन्य शहरों में भी सोवियतों का गठन किया जाने लगा। बोल्शेविकों द्वारा महायुद्ध का प्रारंभ से ही विरोध किया जा रहा था, लेकिन उनके नेता लेनिन अप्रैल 1917 में निर्वासित जीवन से रूस लौट आए। उन्होंने युद्ध समाप्त करने, जमीन किसानों के नाम करने, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की मांग अपने थीसिस के रूप में की। बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। अंतरिम सरकार ने बोल्शेविकों का दमन शुरू कर दिया। किसानों या अधिकांश ज़मीन पर कब्जा कर लिया। 500 सोवियतियों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस का गठन किया। फरवरी के बाद अंतिम सरकार में सैनिक अधिकारी, भूस्वामी, उद्योगपति बहुत प्रभावशाली थे। उदारवादी समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन करना चाहते थे। जब जनसभा करने और संगठन बनाने पर लगी पाबंदी हटा ली गई। हालांकि निर्वाचन का तरीका सब जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर सब जगह सोवियत बना ली गई। अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों
कि निर्वाचित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहा था। उसका कहना था कि अब सोवियतों को सत्ता अपने हाथों में ले लेनी चाहिए, क्योंकि लेनिन ने बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए, सारी ज़मीन किसानों के हवाले कर दी जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। 3 मांगों को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जानने लगे। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए, क्योंकि बोल्शेविक पार्टी में ज़्यादातर लोगों को अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर काफ़ी हैरानी हुई। उन्हें यह महसूस होने लगा कि अभी समाजवादी क्रांति के लिए यह सही वक्त नहीं आया है, क्योंकि फिलहाल अंतरिम सरकार को ही समर्थन दिया जाना चाहिए। लेकिन इसके अगले कुछ महीनों की घटनाओं ने उनकी सोच बदल दी। गर्मियों में मजदूर आंदोलन और फैल गया। उद्योगों, फैक्ट्रियों और इलाकों में फैक्ट्री कमेटियां बनाई गईं। इन कमेटियों के माध्यम से मजदूर फैक्ट्री चलाने के मालिकों के तौर तरीके पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। ट्रेड यूनियनों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सेना में सिपाहियों की समितियाँ भी बनना शुरू हो गईं। जून में लगभग 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे। जैसे जैसे अंतरिम सरकार को ताकत और कमज़ोर होने का भय हुआ, बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा। सरकार असंतोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठाने लगी। सरकार ने फैक्ट्री चलाने की मजदूरों द्वारा की जा रही कोशिशों को रोकना और मजदूरों को नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। गांवों में किसानों और उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेता भूमि पुनर्वितरण के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। उन्होंने इस काम के लिए भूमि समितियां बना दी गईं। सामाजिक क्रांतिकारियों से प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी ज़मीन पर अपना अधिकार कर लिया। अब लेते हैं अक्टूबर 1917 की क्रांति। क्या हेडिंग है इसमें? अक्टूबर 1917 की क्रांति। बोल्शेविकों और अंतरिम सरकार में दूरियां बढ़ती चली गईं। सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। 24 अक्टूबर को एक विद्रोह शुरू हुआ। उसमें प्रधानमंत्री केरेस्को के नेतृत्व में वफादार सैनिकों ने बोल्शेविकों के कार्यालयों को घेर लिया। तुरंत ही पहले से तैयार क्रांतिकारी समिति ने भी अपने रणबांकुरों को आदेश कर दिया कि विक्टर पैलेस पर बमबारी होने लगी। अन्य बोल्शेविक वीरों ने सैनिक छावनियों को बर्बाद कर दिया। संध्या काल आते आते पूरा पेट्रोग्राद क्रांतिकारी समितियों के नियंत्रण में हो गया। अन्य नगरों में भी बगावत शुरू हो गई। दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद के साथ ही पूरे इलाकों में बोल्शेविकों ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब लेते हैं अक्टूबर 1917 के बाद के क्या हालात रहे, वहाँ की स्थिति क्या रही, इसको समझते हैं। बोल्शेविक पार्टी को रूसी कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में बदल दिया गया। लोग निजी संपत्ति के खिलाफ तो थे ही। नवंबर 1917 में अधिकतर लोग उद्योगों, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका था। सामंतों की ज़मीन किसानों में बांटी जा चुकी थी। आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की चुनावों के लिए एकमात्र पार्टी रह गई। रूसी सोवियत कांग्रेस ही देश की संसद थी। इस प्रकार रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था का देश बन चुका था। सेंसरशिप के कारण अनेक लोग पार्टी से दूर भी होते चले गए। अब इसमें आता है गृह युद्ध। जब बोल्शेविकों ने ज़मीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटना शुरू हो गई थी। अधिकतर सिपाही किसान थे, लेकिन वे भूमि
पुनर्वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे। इसलिए सेना से नौकरी छोड़कर जाना शुरू कर दिया उन्होंने। गैर बोलेशविक समाजवादियों, उदारवादियों, उदारशाही समर्थकों ने बोलेशविक विद्रोह की निंदा की। उनके नेता दक्षिण रूस से इकट्ठा होकर बोलेशविकों से लड़ने के लिए टुकड़ियाँ संगठित करने लगे। 1918-1919 में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारियों और जार समर्थकों का ही नियंत्रण रहा। उन्हें फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिल रहा था। वाइट्स में जो निजी संपत्ति के हिमायती थे, उन्होंने ज़मीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ काफ़ी सख्त रवैया अपनाया। आंशिक रूप से इसी समस्या से निपटने के लिए ज़्यादातर गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को सोवियत संघ दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य में से बोलेशविकों द्वारा स्थापित किया गया। राज्यों के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता दे दी गई, लेकिन क्यों बोलेशविकों ने स्थानीय सरकारों पर कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियां जैसे घुमंतुवाद की रोकथाम की कड़ी कोशिश थोप दी थी। इसलिए विभिन्न राष्ट्रीयताओं का विश्वास जीतने के प्रयास आंशिक रूप से ही सफल हो पाए। अब लेते हैं समाजवादी समाज का निर्माण। गृह युद्ध के समय बोलेशविकों ने उद्योग और बैंकों का राष्ट्रीयकरण को जारी रखा, लेकिन किसानों को उस ज़मीन पर खेती की छूट दे दी जिसका समाजीकरण किया जा चुका था। जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल बोलेशविक ये दिखाने के लिए करते थे कि सामूहिकता क्या होती है। शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू कर दी गई थी। अफसर इस बात को जानते थे या इस बात का हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर सकती है। इस आधार पर वे 5 साल के लिए लक्ष्य तैयार करते थे। इसी आधार पर उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं बनाना शुरू कर दी थी। योजना में 1927, 1932, 1923, 1938 के समय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी। क्यों? केंद्रीकृत नियोजित से आर्थिक विकास को काफ़ी गति मिली। औद्योगिक उत्पादन बढ़ना शुरू हो गया। 1929 से 1923 के बीच तेल, कोयले, स्टील और उत्पादन में 100% का फायदा हुआ। नए नए औद्योगिक शहर अस्तित्व में आ गए। एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित हो गई। फैक्ट्रियों में काम करने वाले और किसानों को विश्वविद्यालयों में दाखिला दिलाने के लिए खास इंतजाम किए गए। महिला कामगारों के बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में बालवाड़ियाँ खोल दी गईं जिससे बच्चों की देखभाल हो सके। सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई गई वो अपना इलाज करा सकें, जिससे उनका इलाज कराने में कोई आर्थिक परेशानी ना हो। मज़दूरों के लिए आदर्श रहायशी मकान बनाए गए। मज़दूरों के लिए भी बहुत अच्छे प्रकार के मकान तैयार किए गए, लेकिन सारी कोशिशों के नतीजे सभी जगह एक जैसे नहीं रहे। क्यों? सरकारी संसाधन सीमित थे, यानी सरकारी जो संसाधन थे वो कम थे, वो सीमित थे, इसलिए वो सभी को ये सेवा उपलब्ध नहीं करा पाए। अब लेते हैं हम स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण को लेते हैं। स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण क्या है? प्रवेश करते हैं। लेनिन के बाद सत्ता के सूत्रधार स्टालिन बने। ये जो स्टालिन थे, लेनिन के बाद वो स्टालिन को उसका सत्ता सौंप दी गई। समय के अनुरूप उन्होंने कड़े कदम उठाए। राष्ट्रीयकरण की प्रक्रियाओं के कारण कई इलाके तबाही के कगार पर पहुंच चुके थे। व्यापारियों के पास एकत्रित अनाज को जब्त किया जाने लगा। जो व्यापारी
अनाज को इकट्ठा कर लेते थे। उनके अनाजों को अपने अंडर लिया गया। कुलकों बोलते हैं। अमीर जो किसान हुआ करते हैं उनको कुलक के नाम से जानते हैं। कुलकों या अमीर किसानों के गोदाम पर छापे मारे गए। आधुनिक खेती के तौर तरीके को प्रोत्साहन दिया गया। 1929 में सामूहिक खेती का आदेश जारी कर दिया गया। विरोध करने वाले किसानों को देश से निकाल दिया गया। लेकिन सामूहिकरण के बावजूद 1930-1933 के समय फसल अच्छी नहीं हुई। इस समय में सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा। इससे 40 लाख से अधिक लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए और बहुत से सारों की मृत्यु हो गई। इसके बाद हम लेंगे अब हम लेते हैं आपको अंत में रूसी क्रांति का विश्व मंच पर प्रभाव। रूसी क्रांति का मंच पर क्या प्रभाव रहा। रूसी क्रांति के बाद दुनिया भर के गरीबों के बीच मेहनत काश लोगों के राज्य की स्थापना की संभावना बलवती होने लगी। लेकिन बेलोसकों की कम्युनिस्ट सरकार ने जिस तरह से शासन चलाया था, हुकूमत चलाई थी, विरोधियों की यातनाएं दी गई थीं, उसने सरभारा वर्ग की सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। इसके बावजूद विश्व मंच पर आशा की गई कि किरण अवश्य जागी, अवश्य उठी। विश्व के अनेक देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया गया। कुछ देशों में तो सत्ता सूत्र भी कम्युनिस्ट पार्टी ने प्राप्त कर लिए। इसके साथ साथ इंग्लैंड जैसे देश भी समाजवाद का प्रभाव से परिलक्षित हुए। वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया गया था। सोवियत संघ के साथ ही अनेक देशों के प्रतिनिधियों ने कम्युनिस्ट के अधिवेशन में हिस्सा लिया। रूसी क्रांति के बाद बने सोवियत संघ की वैश्विक पहचान मिली। लेकिन आज यह हम जान चुके हैं, यह स्पष्ट हो चुका है कि सोवियत संघ की शासन प्रणाली रूसी क्रांति के अनुरूप नहीं रह पाई थी। उसके अनुसार उसने काम नहीं किया। यूरोप का पिछड़ा देश एक महाशक्ति देश तो बन गया था, लेकिन जनता के मौलिक अधिकारों का पूरी तरह से हनन किया गया था। यह हनन हो रहा था। अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी जा चुकी थी। दमनकारी नीतियों के कारण विकास संभव हुआ था, इसलिए अंदर से खोखला हो चुका था। अंदर से उसकी स्थिति इतनी बेकार हो चुकी थी, यानी उसके पास कुछ रहा नहीं था। सोवियत संघ 1990 के बाद 15 राष्ट्रों में बट गया। आज ये पाठ हम पढ़ा चुके हैं। ये पाठ पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है। इससे संबंधित कुछ आपको इम्पोर्टेंट जो शब्द आए वो मैं आपको समझाता हूँ। इस पाठ में कुछ महत्वपूर्ण शब्द आए हैं, उन शब्दों को आप समझेंगे। जैसे एक शब्द आया था इसमें, खूनी रफ्तार। जनवरी 1905 में मजदूरों के एक समूह पर गोलियां चलाई गईं, जिसमें 100 से अधिक मजदूर मारे गए। इस दिन को जो 1905 में जो गोलियां चलाने से 100 मजदूरों की मृत्यु हो गई थी, इसीलिए उसे खूनी रफ्तार के नाम से जाने लगा। एक आया है रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च। ईसाई धर्म की एक शाखा थी जो रूसी साम्राज्य का प्रमुख धर्म था। एक आया शब्द इसमें आया है, आपने पढ़ा होगा, अत्यवादी। ये निजी संपत्ति के केंद्रीकरण के विरोधी थे। और दूसरा आया है रूढ़वादी। आप समझेंगे रूढ़वादी किसे कहते हैं। रूढ़वादी शब्द आया है, हम पढ़ा रहे थे। तो ये समाज की व्यवस्था में धीरे धीरे परिवर्तन लाने के पक्षधर थे। रूढ़वादी क्या थे, वो समाज में बदलाव तो लाना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे लाना चाहते थे। ड्यूमा, और इसमें एक ड्यूमा शब्द आया है बार बार। ड्यूमा रूस की राष्ट्रीय सभा और संसद थी। रूस के जार निकोलस ने इसे मात्र एक सलाहकार समिति में बदल दिया था। ड्यूमा को उसने क्या कहा था, जार निकोलस ने एक सलाहकार समिति का नाम दे दिया गया। अब इसके बाद आया एक शब्द आया है आपका बार बार, उदारवादी। उदारवादी यूरोप में समाज के वे लोग थे जो वंशानुगत शासकों की निरंकुश शक्तियों के विरोध थे। जो वंशानुगत राजा हुआ करते थे, जो उनके वंश के ही राजा बनते थे, या उसके बाद शासकों का वंशानुगत अधिकार होता था। उदारवादी ऐसे राष्ट्र की स्थापना करना चाहते जो धार्मिक दृष्टि से सहनशील हो।
अब इसके बाद अब महिला मताधिकार आंदोलन। ऐसी विचारधारा जो महिलाओं को मताधिकार दिए जाने के पक्ष में हो, ऐसी विचार रखने वाले लोग जो महिलाओं को मताधिकार बराबर का दर्जा देने वाले हों। स्वायत्तता, अपना शासन स्वयं चलाने का अधिकार, जिनको वे अपना शासन स्वयं चलाएं। कुलिक, आप कहेंगे कुलिक क्या होता है? रूस में संपन्न, जो पैसे वाले किसान या उनके पास सबसे अधिक खेती हुआ करती उसको कुलिक कहा जाता था। चैका, चैका शब्द आया चैका एक कमीशन था जिसका कार्य रूसी साम्यवादी पार्टी के विरोधियों को दंड देना था। वो ऐसी पार्टियों को दंड देने का कार्य करता था। चैका। कौल खोज, सामूहिक खेती को कौल खोज कहा जाता था। जो सामूहिक खेती किया करते थे मिलजुल कर, उनको कौल खोज खेती उसके नाम से जाना जाता था। एक आया रूसी साम्यवादी दल। 1917 में रूस की क्रांति के पश्चात बोल्शेविक पार्टी को रूसी साम्यवादी दल का नाम दिया गया। आपको बोल्शेविक पार्टी आया है, इसको बार बार रूसी साम्यवादी दल का नाम दिया गया। एक घुमंतु शब्द है। घुमंतु किसे कहते हैं? ऐसे लोग जो अपनी आजीविका के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। इसे खानाबदोश भी कहा जाता था। ऐसे लोग जिनको चारागाह वगैरह होते थे, अपने पशुओं को चराते। आज इनके पास चारे यहाँ पर पर्याप्त है, आज यहाँ नहीं रहा तो दूसरे स्थान पर चले गए, वहाँ जाकर इस तरह से अपना जीवन यापन किया करते थे। एक आया सुफ्फरेगेट, महिलाओं को मताधिकार दिए जाने के लिए चलाया गया आंदोलन। सुफ्फरेगेट कहेंगे इसको। एक है जाडिविस्टस, ये लोग रूसी साम्राज्य के मुस्लिम धर्म सुधारक थे। इन्हें जदीदी भी कहा जाता था। एक निर्वासित शब्द है। निर्वासित शब्द को कहेंगे किसी भी व्यक्ति को उसी के देश में बलपूर्वक निकालना, यानी कोई भी व्यक्ति है उसको ज़बरदस्ती उसी के देश से वो निकालना। देश निष्कासन, किसी को भी अपने देश छोड़ने के लिए मजबूर करना या ज़बरदस्ती उसे देश छुड़वाना। SDP, इसका पूरा नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, सामाजिक लोकतांत्रिक दल। अप्रेथिसिस जो आया है सब बोल्शेविक नेता लेनिन की 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति से पूर्व 3 मांगें अप्रैल थीसिस के नाम से जानी गई। 3 मांगें थी उनकी, उसको अप्रैल थीसिस का नाम दिया गया। द्वितीय इंटरनेशनल, समाजवादियों द्वारा गठित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी। और अंत में आता है आपका विक्टर पैलेस, रूसी सम्राट जार का महल था ये। और इसमें और चलो 2 ले लेता हूँ आपको और बताता हूँ इससे संबंधित। इसमें एक है आपका रूसी स्टीम रोलर, शाही रूसी सेना का रूसी स्टीम रोलर कहा जाता था इसे। इसके साथ साथ आप लेते हैं हम आपको सोवियत रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन था। और ये आपका पाठ ख़त्म हो चुका है, आपको डिटेल में बता चुका हूँ। इसके जो प्रमुख शब्द हैं, महत्वपूर्ण जो शब्द आए हैं बीच बीच में, उनके बारे में समझा चुका हूँ, इनका मतलब क्या है, सेंस क्या है। तो पढ़ाते वक्त इनका डिटेल में नहीं बता पाया, आप इसको समझ चुके होंगे। आप इसको जो आपको PDF के माध्यम से मैं आपको जो बुक डाल चुका हूँ, इसका पाठ से संबंध डाल चुका हूँ, इसको अध्ययन करेंगे। अब हम आगे आपको इसमें NCERT से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर आगे कल भेजेंगे।